नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज आपको जबलपुर के जल्लादों के बारे में बताएंगे। यह खबर एक ऐसे वीडियो से जुड़ी है जिसे आप नजरअंदाज कर ही नहीं सकते, जिससे आप बचकर नहीं निकल सकते। जबलपुर में गुंडों ने जीते जागते इंसान को मार मार कर अधमरा कर दिया और लोग तमाशा देखते रहे, वीडियो बनाते रहे। गुंडों के सामने भीड़ की हिम्मत और संवेदनशीलता बर्फ की तरह जम गई। किसी ने कुछ नहीं किया। ऐसी घटना किसी के भी साथ हो सकती है, भगवान न करे, लेकिन हमारे आपके साथ भी हो सकती है। इस खबर में सोई हुई संवेदनाओं को जगाने की शक्ति है। इसके बाद कोरोना काल में मंदिर खोलने को लेकर हो रही पॉलिटिक्स को डिकोड करेंगे। महाराष्ट्र में मंदिर पर महाभारत हो रही है। सवाल यह उठ रहा है कि अगर कोरोना काल में सब कुछ धीरे धीरे खुल सकता है, यहां तक कि मधुशाला भी खुल सकती है, तो फिर मंदिर क्यों नहीं खुल सकते? जब से तानाशाह चीन के गले में फारूक अब्दुल्ला ने अपनी राजनीतिक फूलमाला डाली है, तब से पूरे देश में उनका विरोध हो रहा है। लोग इस बात से हैरान हैं कि फारूक अब्दुल्ला को बॉर्डर पर भारतीय जमीन पर चीन के अवैध कब्जे, मुसलमानों के प्रति चीन की नफरत और पाकिस्तानी आतंकवादियों के लिए चीन का प्यार क्यों नहीं दिखा। आज हमने फारूक अब्दुल्ला के लिए चीन के अत्याचारों पर एक विशेष क्लास का इंतजाम किया है और ये क्लास एकदम निशुल्क है। आपको यह भी बताएंगे कि जब 15 सदस्यों वाली सीबीआई की टीम हाथरस पहुंची तो वहां क्या हुआ। और एक बड़ी खबर यह भी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर आईएमएफ के ताजा अनुमान आ गए हैं। आईएमएफ ने कहा है कि कोरोना की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था 10.3% सिकुड़ गई है। यह पहले के अनुमान से ज्यादा बड़ा झटका है। हालांकि आईएमएफ ने यह भी कहा है कि 2021 से 22 में भारत 8.8% की विकास दर के साथ दोबारा सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन सकता है। कोरोना की वजह से जो नुकसान हुआ है उसकी रिकवरी 2020 में तो नहीं होगी, लेकिन 2021 बेहतर नतीजे दे सकता है। लेकिन आज खबरदार की शुरुआत एक ऐसी खबर से करेंगे जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। इस खबर को हर वो इंसान देखना चाहेगा जो सड़क पर सुरक्षित रहने की गारंटी चाहता है, जो घर से निकले तो सुरक्षित घर वापस लौटना चाहता है। यह खबर जबलपुर की है, जहां 4 गुंडों ने सरेआम एक व्यक्ति की इतनी बेरहमी से पिटाई की कि वो बेहोश हो गया। उसकी हालत मरणासन्न हो गई। इसके बाद वो गुंडे अधमरे इंसान को बाइक पर टांग कर ले गए। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह थी कि आम लोग इस वारदात पर तमाशा देखते रहे, इसका वीडियो बनाते रहे ताकि इसे एक चटपटी खबर की तरह सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जा सके। लेकिन पिटते हुए इंसान की मदद के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा। गुंडों के सामने भीड़ की हिम्मत और संवेदनशीलता जम गई। किसी ने कुछ नहीं किया। यह याद रखना चाहिए कि ऐसी घटना किसी के भी साथ हो सकती है। सवाल उठता है कि क्या हम हिंसा के खिलाफ चुप रहकर उस गुनाह में शामिल नहीं हो जाते हैं? हर दूसरे दिन ऐसी वारदात दिखती है और फिर भीड़ की तरह गुम हो जाती है। इस मामले में अगर भीड़ ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती तो जबलपुर में गुंडों ने जो किया वो नहीं कर पाते। इस खौफनाक वारदात को सिर्फ खबर की तरह भी मत देखिए, क्योंकि ये वीडियो ऐसा है जिससे आप बचकर नहीं निकल सकती। ऐसी वारदात है जो कभी भी किसी के भी साथ कहीं भी हो सकती है। राह चलते किसी का भी ऐसे जल्लादों से सामना हो सकता है। यह तस्वीर जबलपुर की है। एक ऑटो चालक को 2 गुंडों ने बेरहमी से सड़क पर पीटा। अधमरा होने तक इसे मारते रहे। 2 मिनट 16 सेकंड के इस वीडियो में इन गुंडों की बेरहमी देखकर मन कांप जाएगा। चालू करो, ये मारेगा। वीडियो के बिल्कुल शुरुआत में हरे रंग की शर्ट पहने इस गुंडे का नाम चंदन है। इस शख्स ने ऑटो ड्राइवर को गिरा गिरा कर लात घूंसों से पीटा, बाल पकड़कर घसीटा, चेहरे पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। वीडियो के 30वें सेकंड में 2 और गुंडों की एंट्री होती है। दोनों ऑटो चालक को घसीटते हुए टीन के शेड पर लाते और उनमें से एक, जिसकी पहचान अभिषेक दुबे के तौर पर हुई है, इस गुंडे की करतूत देखिए। इसने लोहे की शेड को उठाया और ऑटो चालक पर दे मारा। ध्यान से देखिए, ऑटो चालक हाथ उठाकर दया की भीख मांगता रहा, लेकिन हैवान बने इस गुंडे पर कोई असर नहीं हुआ। वो गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उसे रहम नहीं मिली। वो बेदम हो गया, लेकिन पिटाई नहीं रुकी। ऐसा लगा कि ये मिलकर उसकी जान लेने पर आमादा थे। मारपीट के 70वें सेकंड के बाद ये गुंडा ऑटो ड्राइवर को बालों से पकड़कर जानवर की तरह घसीटता है और टीन शेड पर पटक देता है। करीब 2 मिनट तक ये गुंडे जबलपुर की सड़क पर बेहोश हो चुके ऑटो ड्राइवर को बेरहमी से मारते रहे और जब मन भर गया तो ऑटो ड्राइवर को जानवरों की तरह बाइक पर लादकर अपने साथ ले गए। और फिर मेरे को टांग के ले गए जानवरों जैसे, और फिर आगे ले जाके रास्ते भर तो मारते गए
घसीटते ले गए पैर से और फिर आगे ले जाके साइड पे रोका, वहाँ भी मारा, फिर वहाँ से ले जाके थाने में ले जाके फेंक दिए मुझे। जबलपुर की घटना ने सिस्टम के साथ साथ उन तमाम लोगों पर भी सवाल खड़े किए हैं जो तमाशबीन रहकर घटना का वीडियो तो बनाते हैं लेकिन पीड़ित की मदद को आगे नहीं आते। वहीं दूसरी तरफ पुलिस पर इसलिए भी सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि पुलिस की गिरफ्त से वो प्रमुख आरोपी अब तक दूर है जो वीडियो में शख्स को बेरहमी से पीटता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल पुलिस ने उस पर 10,000 रुपए का इनाम। मारपीट के वक्त भीड़ इकट्ठा थी लेकिन सब चुपचाप इस ऑटो चालक को पिटते हुए देखते रहे। किसी ने बीच बचाव नहीं किया। लोग वीडियो बनाते रहे लेकिन किसी ने गुंडों के खौफ के आगे कुछ नहीं बोला। ऐसा लगा कि भीड़ का खून जम गया हो। किसी में हिम्मत नहीं थी कि कोई आगे बढ़कर इसे बचा ले। वीडियो वायरल हुआ तो जबलपुर पुलिस की नींद टूटी। आनन फानन में पुलिस ने 4 में से 2 आरोपियों को पकड़ लिया और फिर उनकी हेकड़ी निकाली गई। नंगे पांव शहर में जुलूस निकाला गया। हाथ में हथकड़ी थी, जुबान पर फिर अपराध न करने की कसम। लेकिन 4 में से 2 अपराधी अभी भी फरार हैं। और हमारी टीम लगातार सक्रिय है। कल से जैसे ही FIR हुई है तब से ही सक्रिय है। हमें अहम सुराग भी मिले हैं और हमें आशा है कि हम जल्दी उनको भी गिरफ्तार करेंगे। मुख्य आरोपी की क्या इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दोनों के ऊपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 10-10 हज़ार का इनाम भी घोषित किया गया है। जो भी उसके संबंध में सूचना देगा उन्हें इनाम दिया जाएगा। जी, दोनों ही आदतन अपराधी हैं, चंदन सिंह और गुड़ी। चंदन पर लगभग 17 अपराध पंजीबद्ध हैं और गुड़ी पर लगभग 13 अपराध। कल ही केस रजिस्टर्ड हो गया था, 2 लोग गिरफ्तार हो गए। ये मध्य प्रदेश है, यहाँ कानून का राज्य है। न तो तालिबानी संस्कृति चलेगी न पठानी ब्याज चलेगा। यहाँ कानून का राज चलेगा। यह वारदात तब हुई जब इलाके से गुजर रहे ऑटो की टक्कर एक स्कूटी सवार लड़की से हो गई। इसके बाद लड़की ने फोन कर मौके पर अपने रिश्तेदारों को बुला लिया और फिर जो हुआ उसे सबने देखा। सवाल उठता है कि आखिर क्यों मामूली बात पर लोग मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं? क्या इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं? सवाल उस भीड़ पर भी है जो सिर्फ मजे ले रही थी। इतने सारे लोग अगर जरा सी हिम्मत दिखाते तो ये 4 गुंडे उनके सामने ठहर नहीं पाते। जबलपुर से धीरज शाह के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। इस घटना से, इस वीडियो से एक बहुत बड़ा सबक कि कभी खामोश न रहें किसी के साथ अन्याय होता देखकर। आगे बढ़ते हैं। पूरे देश में अनलॉक 5 हो चुका है। छोटे बड़े मंदिर कब के खुल चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? इसी बात पर बीजेपी ने ठाकरे सरकार के खिलाफ मंदिर आंदोलन चला दिया है। बीजेपी का यह आंदोलन शिवसेना को बहुत चुभा है क्योंकि ये सिर्फ मंदिर खोलने की बात नहीं है, ये शिवसेना के अस्तित्व पर राजनीतिक चोट है। शिवसेना का अस्तित्व हिंदुत्ववादी पार्टी होने से है, लेकिन हिंदुत्ववादी पार्टी की छवि पर बीजेपी ने प्रहार किया है। ऊपर से राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर शिवसेना के जले पर नमक छिड़का। राज्यपाल ने ठाकरे से पूछ लिया कि हिंदुत्व के पक्षधर क्या अब सेक्युलर हो गए हैं? उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल को जवाब दिया और यह कहा कि उन्हें हिंदुत्ववादी होने का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो इस राजनीति का बस ट्रेलर है। शिवसेना और बीजेपी के बीच पहले से आग लगी है। ये आग अब और भड़क चुकी है। कौन हिंदुत्ववादी है और कौन मजबूर होकर सेक्युलर बन गया, अब इस पर खुली लड़ाई हो रही है। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी का यही हिंदुत्व है? हिंदुत्व का प्रमाण पत्र और पाठ राज्यपाल महोदय से लेने का समय आ चुका है। ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा बहुत ही घृणित कार्य है। जब मर्जी आए तब सेक्युलर का चोला ओढ़ और जब मर्जी आए तब हिंदुत्व की बात जुबान पर लाओ। गिरगिट की तरह रंग बदलना समस्त हिंदू समाज भली भांति जानता है। मंदिर के नाम पर बीजेपी ने ठाकरे सरकार को घेरा। शिरडी से लेकर सिद्धिविनायक मंदिर तक मोर्चा खोल दिया। सैकड़ों लोगों को लेकर नेता सिद्धिविनायक मंदिर पहुंच गए। सिद्धिविनायक के द्वार खुलवाने के लिए प्रदर्शन करने लगे। हाथों में बैनर, पोस्टर और जुबान पर यही सवाल, जब बार, रेस्टोरेंट, होटल खुल सकते हैं तो मंदिर पर ताला क्यों? ये सरकार हिंदुत्व को ठेचने का बात कर रही है। ये हिंदुत्व को मारने की बात कर रही है। ये हिंदुत्व को मारने की बात कर रहे हैं। हम हिंदुत्व नहीं छोड़ेंगे, हम मंदिर में जाकर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनका यह कहना है कि राज्य में जो भी मंदिर है वो खोले जा। आज राज्य भर में अलग अलग जगहों पर इस तरह का आंदोलन हो रहा है। सरकार पर मंदिर खोलने के लिए, धार्मिक स्थल खोलने के लिए दबाव बढ़े, इसीलिए इस तरह का आंदोलन किया जा रहा है। और ये प्रतीकात्मक आंदोलन मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर किया गया। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर के सामने बड़ा हंगामा हो गया। बीजेपी के कार्यकर्ता और मुंबई पुलिस आमने सामने आ गए। मंदिर में जबरन घुसने की कोशिश करने पर सबको रोका गया। बीजेपी के कार्यकर्ता ठाकरे सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे।
सिद्धिविनायक मंदिर के सामने ही सड़क पर आरती करने लगे। हंगामा करने वालों को पुलिस ने हिरासत में लिया। इन सबको मुंबई पुलिस वैन में भरकर ले गई। लेकिन सिर्फ मुंबई ही नहीं, महाराष्ट्र के कई जगहों पर बीजेपी ने मंदिर फिर से खोलने को बड़ा मुद्दा बना लिया। शिरडी में 7 महीने से बंद मंदिर के लिए अनशन हो रहा है। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के जरिए पूरे देश भर की मंदिरें खुल गई है, लेकिन महाराष्ट्र की उद्धव सरकार धर्म विरोधी एजेंडा इस महाराष्ट्र में चला रही है, मंदिर विरोधी एजेंडा इस महाराष्ट्र में चला रही है। हम राज्य सरकार को मांग करते हैं कि महाराष्ट्र में मंदिर तुरंत खोले और भाविक भक्तों को भगवान के दर्शन कराएं। लेकिन मंदिर के नाम पर ये राजनीति का ट्रेलर है। मंदिर खोलने पर लड़ाई सीधे हिंदुत्व पर आ गई। ठाकरे और बीजेपी की लड़ाई में राज्यपाल कूद पड़े। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी, जिसमें मुख्यमंत्री के लिए बहुत तीखी बातें की गई। उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल को तीखा जवाब भी दिया। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री ठाकरे से पूछा कि वो तो हिंदुत्व के पक्षधर रहे हैं, फिर 4 महीने बाद भी राज्य में पूजा स्थल क्यों नहीं खोले जा सकते। मुख्यमंत्री ठाकरे ने इसके जवाब में लिखा, उन्हें हिंदुत्ववादी कहा गया वो तो सही है, लेकिन उन्हें राज्यपाल से हिंदुत्व के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। राज्यपाल ने सीएम ठाकरे को लिखा कि पूजा स्थल न खोलने के फैसले पर क्या सीएम को कोई दिव्य आदेश मिला या वो अचानक सेकुलर हो गए। सीएम ठाकरे ने राज्यपाल को जवाब दिया कि धार्मिक स्थलों को नहीं खोला तो सेकुलर, और अगर खोल दिया तो हिंदुत्ववादी। क्या यही आपकी सोच है? उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल को सीधा जवाब दिया, क्योंकि राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व की याद दिलाई, अयोध्या और पंढरपुर के दौरे की याद दिलाई। उद्धव ठाकरे के लिए ये बात चुभने वाली थी। ऊपर से मुख्यमंत्री के नाम राज्यपाल की ऐसी चिट्ठी। सवाल ये भी कि क्या राज्यपाल का इस तरह बातें करना सही है? लेकिन विवाद तो शुरू है। माननीय राज्यपाल महोदय ने जो बात कही है पत्र के द्वारा, वो धर्मनिरपेक्ष जो है आपका मूलभूत तत्व है आपके राज्य घटना का, उसके खिलाफ है। ये ठीक नहीं हमें लगता। हमें ये लगता है कि अभी उन्होंने जो बात कही है, उन्होंने जो खत लिखा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, क्या उनकी ये भाषा माननीय राष्ट्रपति महोदय को मान्य है, ऐसा सवाल हमारा। आज समय आ चुका है कि उद्धव ठाकरे जी आपको हिंदुत्व का प्रमाण पत्र और पाठ राज्यपाल महोदय से लेने का समय आ चुका है। आप इस बात को नकार नहीं सकते हो कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के विचारों से आपने प्रताड़ना कब की कर चुके हो। पर महाराष्ट्र में बियर बार, वाइन शॉप सब कुछ खुल जाता है, पर लोगों को महज 1 रुपए की अब तक सहायता मदद न देने वाली ये महाराष्ट्र की सरकार मंदिर खोलने पर अड़िग है। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी का यही हिंदुत्व है? देखिए, मंदिर और बार की आप जो तुलना कर रहे हो गलत है, और राज्य में जनता के हित में क्या निर्णय लेना है क्या नहीं लेना है उसका पूरा अधिकार राज्य के मुख्यमंत्री को है। इस लड़ाई में तो ये साफ है कि मंदिर खोलने के नाम पर सीधे सीधे राजनीति हो रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में सिर्फ मंदिर नहीं, सारे धार्मिक स्थल बंद है। कोरोना काल में सावधानी से फैसला लेने की जरूरत है। रेस्टोरेंट्स खोल रहे हैं धीरे धीरे, ये सभी एक एक चीज। अभी जिम की बात है, कल ये जो जिम चलाने वाले कुछ लोग मुख्यमंत्री साहब को मिलने वाले हैं। मंदिर के बारे में बहुत से डेलीगेशन मुख्यमंत्री साहब को मिल रहे हैं। एक बड़ा सवाल यह है कि जब बार, होटल, रेस्तरां खुल सकते हैं तो मंदिर क्यों नहीं? जब दूसरे राज्यों में सावधानी बरतकर मंदिर खोले जा रहे हैं तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं? ये सवाल अपनी जगह, लेकिन ये फैक्ट भी अपनी जगह है कि दूसरे राज्यों और महाराष्ट्र में एक बड़ा अंतर है। महाराष्ट्र में कोरोना के केस देश में सबसे ज्यादा आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ सावधानी की भी ज्यादा जरूरत है। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। इस समय की बड़ी खबर आपको दे देते हैं। महबूबा मुफ्ती, जो कि उन नेताओं में से एक थी जो धारा 370 हटने के बाद से अभी भी नजरबंद थे, उन्हें रिहा कर दिया गया है। महबूबा मुफ्ती पीडीपी की अध्यक्ष, उनकी रिहाई कर दी गई है। अब से बस कुछ देर पहले यह खबर हमारे सामने आई है। साल भर से अधिक का समय हो चुका था। 5 अगस्त ठीक उसी दिन से वो नजरबंद थी और आज आखिरकार शुजाउल हक श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुजा, आज आखिरकार उन्हें रिहा कर दिया गया है।
जी बिल्कुल, अभी ये सूचना मिली है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने इस चीज़ का फैसला लिया है कि महबूबा मुफ्ती जो कि पीडीपी की सदर है उनको रिहा कर दिया जाए। मैं आपको बता दूं कि पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ही एक उन नेताओं में, बड़े नेताओं में अब थी जिनको अभी तक नजरबंद कर रखा था। इससे पहले उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं को छोड़ दिया गया था, लेकिन महबूबा मुफ्ती को अब तक नजरबंद कर जब से लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं वहां पर मनोज सिन्हा, तब से बहुत सारी चीजें बदली हुई दिखती हैं। जैसे शोपियां का जो पूरा मामला था, उसके बाद उनका खुद उन परिवारों के पास जाकर मुलाकात करना, और उसके बाद अब ये पीडीपी के अध्यक्ष को लेकर इस तरह का फैसला, क्या हम उनकी आउटरीच से इसे जोड़कर देखें या फिर ये माने कि जो आरोप अभी तक पीडीपी वाले दूसरों पर लगाया करते थे कि क्या कोई बातचीत हो गई है, कोई सेटिंग हो गई है सरकार से, ये इस तरह की बातें कि महबूबा मुफ्ती आखिरकार मान गई हो बातों को? जी देखिए, दोनों तरफ की जो बातें हैं वो तो होंगी ही, लेकिन कुछ चीजें साफ हैं कि जिस तरीके से पिछले 1-2 महीने से, खासकर जब से जो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर में नियुक्त किए गए हैं, उनके आने के बाद यही संकेत मिल रहे थे कि कहीं ना कहीं कोशिश ये की जाएगी जो पॉलिटिकल प्रोसेस है जो पिछले 1 साल से ज्यादा समय से ठप पड़ा हुआ था, उसको कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी कि फिर से एक चालू किया जाए। तो कई सारे लोग इसको उसी डायरेक्शन में एक कदम होते हुए देखेंगे कि पीडीपी की अध्यक्ष को भी अब छोड़ दिया गया है। सवाल यही रहेगा, चलिए आने वाले कुछ दिनों में सब सामने हो जाएगा। शुजाउल हक श्रीनगर से ये जानकारी दे रहे हैं कि पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को आखिरकार रिहा कर दिया गया है 5 अगस्त पिछले साल से, यानी कि जब धारा 370 को हटाया गया जम्मू कश्मीर से, जब परिवर्तित किया गया स्वरूप को, जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी और लद्दाख दूसरा यूनियन टेरिटरी बनकर तैयार हुआ, उस समय से नजरबंद थी, उस समय से देश के सामने नहीं आ पाई थी। उनकी बेटी सामने आती थी, उनकी बातों को सामने रखती थी, ट्विटर हैंडल को ऑपरेट करती थी, लेकिन अब आखिरकार महबूबा मुफ्ती बाहर है, नजरबंद नहीं है, रिहा की जा चुकी है। देखना है आगे क्या होगा। बहरहाल आज सबसे ज्यादा विवाद महाराष्ट्र के राज्यपाल की चिट्ठी पर हुआ है। इस पर बड़ी बहस हुई कि राज्यपाल को ऐसी चिट्ठी और मुख्यमंत्री को ऐसी बातें लिखनी चाहिए या नहीं चाहिए। महाराष्ट्र में गठबंधन के कर्ता धर्ता शरद पवार ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से महाराष्ट्र के राज्यपाल की शिकायत की। उन्होंने पीएम को चिट्ठी लिखी, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की भाषा पर सवाल उठाए। राज्यपाल कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व पर सवाल उठाए थे, उन्हें सेक्युलर बन जाने का ताना दिया था। शरद पवार ने कहा कि सेक्युलर शब्द हमारे संविधान में है, राज्यपाल की भाषा ठीक नहीं है। पवार ने कहा कि इस पर पीएम ने जरूर गौर किया होगा। सरकार ने मंदिरों को खोलने का निर्णय जून में ही ले लिया था, लेकिन भक्ति के लिए नियमों की सख्ती जरूरी थी, इसीलिए मंदिरों के लिए कोरोना काल के नियम भी लागू किए थे। इसमें कहा गया था कि भीड़ भाड़ न हो, यह सुनिश्चित करना होगा। फेस कवर या मास्क पहनकर ही प्रवेश करें, सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य है, भीड़ प्रबंधन हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, कतार में पर्याप्त दूरी रखने के निशान बने, अलग अलग प्रवेश द्वार, अलग निकास द्वार रहे, मंदिर में मूर्ति छूने की इजाजत नहीं हो, प्रसाद बांटने या जल के छिड़काव की इजाजत नहीं। इन्हीं नियमों का पालन करके देश के बड़े बड़े मंदिर खुले और वहां पर भक्त दर्शन के लिए आ रहे हैं। इसीलिए सवाल यह है कि महाराष्ट्र में भी इन्हीं नियमों का पालन करके मंदिरों को क्यों नहीं खोला जा सकता। हमने आज देश भर के बड़े मंदिरों तक जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, वहां पर कैसे नियमों का पालन करके दर्शन किए जा रहे हैं ये हम आपको दिखाते हैं। ये ग्राउंड रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार के लिए भी जरूरी है ताकि वो इन तस्वीरों को देखें और विचार करें कि महाराष्ट्र में ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता। एक तरफ भक्ति है तो दूसरी तरफ कोरोना की वजह से सख्ती है। इसी में हर राज्य ने मंदिर खोलने पर अपने हिसाब से फैसले लिए। महाराष्ट्र में ये मुद्दा इसलिए बन गया कि कोई फैसला नहीं हो पाया। मंदिर में भक्तों को दर्शन के लिए इस तरीके से आना पड़ेगा, आखिर किसने सोचा था कभी। लेकिन आज की तारीख में अगर हम हर चेहरे पर एक मास्क देखते हैं, एक कोशिश देखते हैं कि दूरी रहे, मंदिर के एंट्रेंस पे ये देखते हैं कि लिखा हो दूरी बनाए रखें, बी सेफ, यूज मास्क, तो इसका सीधा सा ये मतलब हो जाता है कि एग्जिट प्लान पूरी तरीके से मंदिरों ने तैयार किया और उसके बाद ही भक्तों का प्रवेश यहां पर शुरू हुआ। उन जगहों को भी चिन्हित किया गया ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से लोग घुसें। इसीलिए आज की तारीख में आक्रोश इतना ज्यादा हो जाता है अगर सिर्फ एक राज्य ऐसा नजर आता है जहां पर मंदिर नहीं खुले हैं, जहां पर भक्त दर्शन नहीं कर सकते हैं। को लगता है कि मंदिरों को खुल जाना चाहिए। महाराष्ट्र इकलौता राज्य है जहां पर मंदिर नहीं खुल रहे हैं।
हाँ, खुल जाने चाहिए। आपने लोग खुद से आ सकते हैं, लोग खुद से फॉलो कर ले रहे हैं। हाँ। दिल्ली सरकार में भारत में अन्य सभी तीर्थ पूर्ण रूप से खुल चुके हैं, चाहे वो 4 धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री हो, हर की पौड़ी, हरिद्वार हो, अन्य कई तीर्थ स्थान खुले हुए हैं। पता नहीं किस कारण से महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र के हिंदुओं को भगवानों के दर्शन करने नहीं दे रही। वो खुद ही जाने की वो कारण क्या है। और जिस प्रकार अन्य मंदिरों में आप जाएंगे और देखेंगे तो पूर्ण रूप से व्यवस्था है। दिल्ली के प्राचीन आस्था स्थलों में से एक बद्री भगत झंडेवाला देवी का मंदिर 8 जून से, जब देश के सभी धर्मस्थलों और उपासना स्थलों को खोलने का सरकार ने फैसला किया, तब से ये मंदिर भी खुला है पूरे एहतियात के साथ। लेकिन कोरोना काल से पहले और कोरोना काल के बाद अब जब से मंदिर खुला है तब से व्यवस्थाएं ऐसी बदली हैं कि एक तो सारे लोगों को मास्क के साथ अंदर जाना है, दूसरा सैनिटाइजर के इंतजाम है। मंदिर सुबह 5:30 बजे खुलता है और सर्दियों में रात 9:30 बजे तक दर्शन खुले रहते हैं। पूरे देश में जून के बाद से ही मंदिर खुलना शुरू हो गए थे। बड़े मंदिरों में पूरी सावधानी के साथ दर्शन की व्यवस्था है। 6 महीने से बंद दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर भी आज खुला है। अक्षरधाम मंदिर को आज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। इस वक्त हम श्रद्धालुओं की भीड़ आपको दिखाना चाहते हैं जो यहाँ पर दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही आप यहाँ जा सकते हैं। और जिस तरह से पहले भीड़ रहती थी वो तो फिलहाल यहाँ नहीं है। 15,000 लोग हर रोज औसतन यहाँ आते थे। सिर्फ दिल्ली के मंदिरों की ही बात नहीं है, यूपी और बंगाल तक आस्था अनलॉक हो चुकी। कोरोना का दौर जारी है, लेकिन बावजूद इसके पूरे देश में अब मंदिर, बड़े बड़े मठ खुलने लगे हैं। हम इस वक्त विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी के मंदिर में हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का सबसे बड़ा देवी मंदिर है, जहां लाखों की तादाद में भक्तगण आते हैं। और अब जबकि नवरात्र का समय आ रहा है, इस मंदिर में लाखों की भीड़ होगी। लेकिन कोरोना के इस दौर में क्या भक्तों का आना अनवरत जारी है। जैसे सारी प्रिकॉशंस के साथ जैसे सब कुछ चल रहा है, मंदिर भी चलेगा। मंदिर क्यों बंद रहेगा? सभी कुछ चलेगा और मंदिर क्यों बंद रहेगा? बिल्कुल बंद। हम लोग यहाँ से मास्क यूज़ कर रहे हैं, सैनिटाइजर यूज़ करके मंदिर में दर्शन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कोलकाता की कालीघाट मंदिर में भले ही भक्तों का जमावड़ा बढ़ता चला जा रहा हो, लेकिन वहीं दूसरी ओर कोविड-19 के चलते नियमावली भी उसी तरह से बढ़ रही है। मैं इस समय हूँ कालीघाट मंदिर के सामने, जहां पर एक और नियमावली लगी हुई है कि क्या क्या लोगों को करना होगा जब वो मंदिर में आएंगे। तो वहीं साथ ही साथ समय सारणी भी, जिसमें साफ लिखा है सुबह 6 बजे मंदिर खुलेगा, दोपहर 1 बजे बंद हो जाएगा, फिर शाम को 4 बजे खुलेगा और 9 बजे बंद हो जाएगा। ये अनलॉक 5 के बाद के नियम है। लेकिन जब इस अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही थी तो उसके बीच में ही मास्क एक जगह जहां सबके लिए कंपलसरी है, तो वहीं गर्भगृह में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। जो भी दर्शन होंगे वो बाहर से होंगे। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार पर सवाल है कि आखिर वो मंदिर खोलने पर फैसले में देरी क्यों कर रहे हैं, और जिसकी वजह से महाराष्ट्र में इस पर राजनीति को मौका मिला। इस वक्त हम सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर मौजूद है और ये वही मंदिर है जो लॉकडाउन से पहले ही बंद कर दिया गया था। सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट का ये कहना था कि ये सबसे प्रसिद्ध मंदिर है मुंबई का, और इसलिए यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं की भीड़ जो हमेशा सबसे ज्यादा रहती है। यहाँ पर देश ही नहीं दुनिया से जो है श्रद्धालु आते हैं। लेकिन अब बीजेपी का कहना है कि महाराष्ट्र में धीरे धीरे सभी चीजों को खोला जा रहा है, तो मंदिरों को क्यों बंद रखा जा रहा है। आज तक ब्यूरो। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने भारत में हिंदू राष्ट्र और अन्य धर्मों को लेकर चली आ रही बहस पर बड़ी बात कही है। भागवत ने कहा कि भारत के मूल स्वभाव में किसी को अपनी पूजा पद्धति बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जाता और इस स्वभाव को हिंदू कहते हैं। आरएसएस प्रमुख ने भक्ति रस के कवि रसखान से लेकर ब्रिटिश लेखक पॉल ब्रंटन और छत्रपति शिवाजी की सेना में मुसलमान सैनिकों का उदाहरण लेकर कहा कि किसी को अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना पड़ा। मोहन भागवत से सवाल किया गया था कि राम मंदिर का आदर्श देखकर हिंदू धर्म के अंतर्गत आने वाले सभी संप्रदाय व पंथ एकजुट हो सकते हैं और समाज भी बलशाली हो सकता है, लेकिन हमारे देश में मुस्लिम और ईसाई मत को मानने वाले भी हैं। उनको हमारी विचारधारा में लाने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए? आप भी इस सवाल पर मोहन भागवत का पूरा जवाब सुनिए, इसमें कई महत्वपूर्ण संकेत हैं। लाना क्या है, इससे अलग जाना नहीं है, इतना ही करना पड़ेगा। रसखान का नाम आपने सुना है ना, वो मुसलमान थे, उन्होंने इस्लाम छोड़ा नहीं था,
लेकिन कितना सुंदर काव्य उनका कृष्ण पर है। शेख मोहम्मद थे, विट्ठल के भक्त थे। और ये कोई पुरानी बात नहीं, हमारे यहाँ रामकृष्ण परमहंस ने इस्लाम ईसाइयत सहित सभी संप्रदायों की उपासना प्रत्यक्ष करके कहा कि सब लोग एक ही जगह पहुंचते हैं। जतो मत ततो पथ। रमन महर्षि ने पॉल ब्रंटन को जब उसने कहा कि मुझे लगता मैं हिंदू बन जाऊं, तो कहा नहीं, तुम ईसाई जन्मे हो, तुम अच्छे ईसाई बनो तो तुमको भी वही फल मिलेगा जो एक हिंदू को अच्छा हिंदू बनने का होता है। हिंदू इसको रिलीजन के अर्थ में उन्होंने उपयोग किया, वास्तव में वो है नहीं, लेकिन पॉल ब्रंटन को समझना था तो यही कहना था। तो ये हमारे यहाँ सदा हुआ है। समय समय पर कट्टरपंथी लोग इनको अलग ले जाने का प्रयास करते हैं। उस प्रयास को शिवाजी महाराज ने रोका तो उनके नौसेना में मुसलमान भी थे, सिद्धी भी थे। राणा प्रताप की सेना में अकबर के खिलाफ जब लड़े हल्दी घाटी, तो थे ना मुसलमान, बहुत सारे लोग थे। और हाँ, इतिहास के हर मोड़ पर सब लोग साथ खड़े। जब ये होता है कि भारत भक्ति जागती है, भारत के संस्कृति की भक्ति जागती है, भारत के पूर्वज परंपरा का गौरव जागता है, तब ये सारे भेद तिरोहित हो जाते, लोग इकट्ठा आते। ये जिनके स्वार्थ पर आघात करता है वो लोग बार बार अलगाव और कट्टरता फैलाने का प्रयास करते हैं। वास्तव में हमारा एकमात्र देश है कि जहां पर सबके सब बहुत दिनों से साथ रह रहे। सबसे अधिक सुखी किस देश के मुसलमान हैं? भारत के मुसलमान। दुनिया में कोई देश है कि जहां उस देश के वासियों की सत्ता में दूसरा संप्रदाय रहा जो उस देश का नहीं है और वो अभी तक चल रहा है? ऐसा कोई नहीं। हमारा है मुसलमान इस्लाम के आक्रमण के थोड़ा पहले कुछ आए, आक्रमण के साथ जोर से आए, बहुत सारा खून खराबा और लड़ाई का इतिहास, वैर का इतिहास है, फिर भी हमारे यहाँ मुसलमान है, हमारे यहाँ ईसाई है, तो उनका क्या बुरा हो रहा है? उनको तो अधिकार मिलते, संविधान था, पाकिस्तान ने नहीं दिए। हिंदुस्तान उस समय जो वातावरण था उसमें हिंदुस्तान कहता कि देखो भाई, ये मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना है, अब यहाँ हिंदू का चलेगा और किसी का नहीं चलेगा। लेकिन हमारे संविधान ने ऐसा नहीं किया। हमारे संविधान में सब लोग थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो मानते थे कि ये पॉपुलेशन ट्रांसफर होना चाहिए, उन्होंने भी यहाँ मुसलमान रहेंगे तो उनको ट्रांसफर करना पड़े ऐसा संविधान नहीं बनाया, वो उनके लिए कुछ जगह बनाई। ये हमारे देश का स्वभाव है। इस स्वभाव को हिंदू कहते हैं। पूजा हम किसकी करते हैं इसका और हिंदू का वैसे संबंध नहीं है। धर्म जो है वो जोड़ने वाला, ऊपर उठाने वाला, समाज की धारणा करने वाला, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के सुख जिसका आचरण करने से मिल सकते हैं, ऐसा है। अर्थ और काम इसका नियमन करके पूरे समाज को ठीक चलाने वाला वो है। तो पूजा आपकी कोई भी हो, राष्ट्रीयता तो पूजा से संबंधित नहीं है। जब पहले पहले पाकिस्तान की बात चली थी तो उस समय मदनी साहब थे, जमायत इस्लामी के चीफ। उनकी पुस्तक है, उसमें उन्होंने लिखा है कि ये कौम का और रिलीजन का कोई संबंध नहीं। जो लोग कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं इसलिए हिंदुस्तान के नहीं है, वो गलत है। तो बीच बीच में कट्टरता फैलती है तो उसके हवा में भटकना नहीं, इतना करना पड़ेगा। और उसके लिए हम राष्ट्र है, एक राष्ट्र है, उस समय से चलते आए हुए राष्ट्र है, हम हिंदू राष्ट्र है। कुछ बदलना नहीं पड़ता, बुराइयां छोड़नी पड़ती, संकुचितता छोड़नी पड़ती। तो ये संभव है और इसको मानने वाले हमको तो मिलते हैं, मुसलमान और ईसाई भी। अच्छे अच्छे मुसलमान ईसाई मिलते हैं, पढ़े लिखे मिलते हैं, उच्च पदस्थ मिलते हैं, प्रभावी मिलते हैं।
बात हाथरस कांड की, जहां देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी यानी सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है। आज पहली दफा सीबीआई हाथरस के बुलगढ़ी गांव पहुंची। सीबीआई ने क्राइम सीन से लेकर अंतिम संस्कार की जगह तक जांच किया, सबूत जुटाए और जाते जाते सीबीआई पीड़िता के भाई को अपने साथ ले गई। घर पर पूछताछ के बाद उससे अलग से भी पूछताछ की गई। कांड पर देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी फुल एक्शन में आ गई है। अब सीबीआई ने अपने जासूसी इस जघन्य कांड की पड़ताल शुरू कर दी। सीबीआई की टीम ने बुलगढ़ी गांव में मोर्चा संभाला और सीधे मौका वारदात पर पहुंची और वहां सीन ऑफ क्राइम का मुआयना किया। मौके पर जाकर केस को समझा। सीबीआई की टीम मौका वारदात में हाथरस के बुलगढ़ी गांव में इस वक्त पहुंच चुकी है। आप लाइव तस्वीरें इस वक्त आज तक पर देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरी सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची हुई है। जो मौका वारदात घर से करीब 400 से 500 मीटर की दूरी पर मौजूद है, यहां पर सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। सीबीआई की टीम इससे पहले चंदपा थाना अब से थोड़ी देर पहले पहुंची थी और वहां पर जो सीनियर अधिकारी थे उन लोगों से बातचीत करने के बाद अब घटना स्थल पर सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची हुई है और जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं उनसे इस वक्त मंत्रणा कर रही है। सीबीआई की टीम अब अंदर जो वारदात वाली जगह है जहां पर आरोपियों ने पूरी घटना को अंजाम दिया था, उस जगह पर यहां पहुंच करके वो सीन देखेगी कि किस तरीके से आरोपियों ने पूरी घटना को अंजाम दिया था। इस पूरी टीम में एक महिला अधिकारी भी मौजूद हैं जो कि सीमा पाहुजा हैं। इनको ये माना जाता है कि तेज तर्रार ऑफिसर हैं और ऐसे विषय पर वो बेहतरीन जांच करती हैं। सीबीआई ने खास तौर पर इस टीम में इनको शामिल किया है। सीबीआई की टीम में 15 लोग, 3 बड़े अधिकारी थे, फॉरेंसिक की टीम थी। क्राइम के 30 दिन बाद सीबीआई मौके पर पहुंची थी, लिहाजा फॉरेंसिक टीम की भूमिका सबसे अहम। सीबीआई ने घटना स्थल का वीडियो भी बनाया, मेन सड़क और क्राइम सीन की दूरी भी नापी गई। इस दौरान सीबीआई ने पीड़िता की मां और भाई को भी बुलाया था। भाई को क्राइम सीन पर लाया गया। मां की तबीयत खराब होने के चलते वो अस्पताल गई थी, लिहाजा सीबीआई की टीम ने उन्हें अस्पताल से एम्बुलेंस के जरिए सीधे क्राइम सीन पर बुलवाया। दोनों के बयान दर्ज किए गए। सीबीआई ने पीड़िता के परिवार की जुबानी पूरा वाकया समझा। पीड़िता के परिवार के 2 सदस्य इस वक्त क्राइम सीन पर मौजूद हैं। पीड़िता की मां अब से थोड़ी देर पहले इस एम्बुलेंस के जरिए, उनकी तबीयत खराब हुई थी, उनको यहां से हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके बाद जब ये वापस लौट रही थी तो क्राइम सीन पर उनको रोका गया है। क्राइम सीन पर पीड़िता के भाई भी मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि आज तक को जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है उसके मुताबिक पीड़िता के भाई और मां से तमाम जानकारियां ली जा रही हैं कि 14 सितंबर को जिस दिन घटना हुई थी, जिस दिन वारदात को आरोपियों ने अंजाम दिया था, उस दिन आप लोग कहां पर मौजूद थी। भाई जो हैं उनसे काफी देर से जानकारी। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।